वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में उपग्रुप या उपसमूह जिसको हम सब ग्रुप कहते हैं वो स्टार्ट किया था और उसमें बहुत सारी प्रमेय देखी थी और उपग्रुप किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन देखी थी और साथ में किसी सबसेट का सब ग्रुप होने का क्या क्राइटेरिया होता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब इस पे कुछ हम और एग्जांपल देखेंगे और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था, ये एग्जांपल हो गया था हमारा, ये एग्जांपल हो गया था। अब हम देखेंगे एक थ्योरम जिसमें हमको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी ग्रुप G का कोई एक अवयव A है तो H इज इक्वल टू A की पावर n, n बिलोंग्स टू Z G का एक उपग्रुप होगा। तो इस प्रमेय में हमको ये कहा गया है कि यदि हमारे पास एक कोई सेट है जिसके अंदर A की पावर के अवयव हैं सारे, जैसे A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, इन सबको यदि हम ले लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, तो जो सेट बनेगा हमारा वो एक सब ग्रुप होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ प्रूफ में ये कि n इक्वल टू यदि 1 लेते हैं तो A की पावर 1 हो जाएगा और A हमारा H में, तो A हो जाएगा, A की पावर n की वैल्यू A हो जाएगी और वो हमारा H में है, ये हमको पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H है हमारा नॉन एम्प्टी है। H इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है H हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, उसमें कम से कम एक अवयव विद्यमान है। अब यहाँ से देखिए हम दो अवयव ले लेते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि H सब ग्रुप है, प्रूफ करना है। तो मैंने आपको ये बताया जब भी हम सब ग्रुप प्रूफ करते हैं तो मैंने पहले बताया कि सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमको क्या करते हैं, दो अवयव होते हैं उनको ले लेते हैं और हम प्रूफ कर देते हैं कि पहला अवयव इनटू दूसरे अवयव का इन्वर्स उसी ग्रुप में होगा। तो यहाँ से हमने ले लिया H और H1 H2 दो H के अंदर ले लिए। ठीक है, तो H1 यदि H में है तो H1 को हम लिख सकते हैं A की पावर m, ऐसे ही H2 को लिख सकते हैं A की पावर n। अब यहाँ से हम निकालते हैं H1 H2 इन्वर्स, तो हमारे हो जाएगा A की पावर m, A की पावर n की पावर -1 और ये आ जाएगा A की पावर m - n। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि m और n दोनों इंटीजर हैं तो उनका जो डिफरेंस है m - n वो भी इंटीजर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा H1 H2 इन्वर्स है वो भी कुछ A की पावर में एक अवयव होगा और H के अंदर वो सारे अवयव हैं जिसमें जो A की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया कि H1 H2 इन्वर्स भी एक हमारे ग्रुप के अंदर होगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि एक सब ग्रुप है H हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेजर पोर्शन आता है, अब उसमें हमने ये दिखा दिया कि ये सब ग्रुप है। तो अब इसमें हम थोड़ा और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि यदि हम H को लिख लेते हैं A की पावर m, n बिलोंग्स टू Z, तो ये हमारा सब ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको एक स्पेशल ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं A द्वारा चयनित चक्रीय ग्रुप। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो इसको H को हम कहेंगे सब ग्रुप। H इज ए सब ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट A। H एक सब ग्रुप है जो कि A द्वारा चयनित है, इसको हम ब्रैकेट A से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि ये ग्रुप के एक उपग्रुप के सापेक्ष सर्वांगसम संबंध क्या होगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं क्या चीज़ है ये है कि हमारा H एक सब ग्रुप दिया हुआ है तथा A और B G के अंदर दिए हुए हैं, तब A B के मॉडुलो H सर्वांगसम कहलाता है यदि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब यहाँ से H है एक तरह से सब ग्रुप है, मॉडुलो सब ग्रुप इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस पर व्यक्त कर सकते हैं कि यदि A और B हमारे G के अंदर बिलोंग करेंगे तो वो मॉडुलो सर्वांगसम कहलाएगा, मॉडुलो H सर्वांगसम कहलाएगा यदि A B इनवर्स H के अंदर है। और साथ साथ इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं A और ये कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या तो हम इसको कहते हैं A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं A मॉडुलो B A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो H। इसको हम, ये हमारी डेफिनेशन हमको याद रखना है। या तो इसको हम लिख दें A, ये 3 लाइन B मॉड H, या फिर इसको हम लिख दें A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब ये हमारी जो प्रमेय है, ये प्रमेय है कि किसी ग्रुप G में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांगसम संबंध A B A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H और A B इनवर्स H एक तुल्यता संबंध है जहाँ H
जी का उपग्रुप है। देखो तुल्यता को, इसको हम हिंदी में तुल्यता कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। देखिए जब भी इक्विवेलेंट रिलेशन आता है तो हमको प्रूफ करना है कि कोई भी संबंध इक्विवेलेंट रिलेशन है या फिर तुल्यता प्रतिबंध है, तो उसमें हम 3 चीज़ प्रूफ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, दूसरा पॉइंट है सममित, सिमेट्रिक, और तीसरा पॉइंट है संक्रामक या ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंट रिलेशन में 3 चीज़ प्रूफ की जाती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जो हमारा संबंध दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ऊपर संबंध है A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H, ठीक है, और डबल एरो में है A B इनवर्स H। तो इसमें रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, स्वतुल्य का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दोनों अवयव हैं A और B, यदि उन दोनों अवयवों को बराबर कर दिया जाए तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, माना कि A बिलोंग्स टू G, तो यहाँ पे जो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H है, इसमें यदि हम A और B दोनों को A रख दें तो हो जाएगा A इनवर्स, और A इनवर्स के लिए हो जाएगी E, और E हमारा H के अंदर है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसको A मॉड H, A कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, जो रिलेशन था उसमें A और B के दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से स्वतुल्य हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा सम्मित का क्या मतलब होता है, सम्मित का मतलब होता है यदि हमारा, सम्मित का मतलब होता है कि जैसे यदि कोई संबंध A और B के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके क्रम चेंज कर देंगे, B और A के लिए भी वो होना चाहिए। तो यहाँ से हमने कह दिया कि माना कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H है, तब इसको हमने डेफिनेशन से लिख दिया कि A इनवर्स A B इनवर्स हमारा H है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, क्योंकि H हमको एक उपग्रुप दिया हुआ है तो किसी अवयव का इन्वर्स भी उसी उपग्रुप में होगा, तो हमारा एक एलिमेंट है A B इनवर्स, ये एक एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स निकाल लिया, तो ये इसको हम लिख दिया A B इनवर्स का होल इनवर्स हमारा H के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से इसको जब पहले बताया कि इसकी पावर H होती है तो रिवर्स होता है इनका क्रम, तो ये हो जाएगा B A इनवर्स, ये H में हो गया। अब देखो क्रम चेंज हो गया, यहाँ पे पहले था A B इनवर्स H में था, अब हो गए B A इनवर्स H में, तो यहाँ से क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H। तो मतलब पहले लिखा था A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H, अब लिखा है B कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H, तो ये क्रम चेंज हो गया, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। संक्रामक कोई, जैसे हिंदी में कहते हैं संक्रामक का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ से देखो, इसमें हम ऐसा समझते हैं कि यदि कोई संबंध A और B के लिए यदि कोई संबंध है और वो ही संबंध B और C के लिए भी है, तो ट्रांजिटिव का मतलब होगा कि वो संबंध A और C के लिए भी होगा, मतलब A और B के लिए है फिर B और C के लिए भी है, तो यहाँ से ट्रांजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा A और C, ठीक है। तो यही हमने लिखा हुआ है, देखिए पहले लिखा हुआ है कि A और B के लिए तो A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H है, और यदि B और C के लिए तो B कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड H है। बाय डेफिनेशन से ये हो गया A B इनवर्स बिलोंग्स टू H तथा B C इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यदि दो अवयव H के अंदर हैं तो उनका गुणा भी H के अंदर होगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है। तो यहाँ से हमने क्या किया, A B इनवर्स और B C इनवर्स दोनों को आपस में गुणा कर दिया। तो यहाँ से जो B इनवर्स और B है वो तो कट के E हो गया, और फाइनली हमारे पास बचा A C इनवर्स। A C इनवर्स बिलोंग्स टू H का क्या मतलब होगा कि इस संबंध किस प्रकार लिखा जा सकता है, A कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड H, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, A C कॉन्ग्रुएंट टू मॉड H लिखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे A कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड H, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम A और C के लिए संबंध प्रूफ किया, तो यहाँ से होगा कि जो संबंध है वो हमारा संक्रामक हो गया। तो यहाँ से जो संबंध है कॉन्ग्रुएंट वाला, ये जो संबंध है ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, तुल्यता प्रतिबंध। तो हमारा जो ये तुल्यता प्रतिबंध पढ़ा है हमने, ये पूरे मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में जब भी हमको इक्विवेलेंट रिलेशन आएगा तो ये 3 चीज़ें ही हमेशा प्रूफ करनी है। ये हमारा रियल एनालिसिस में भी आएगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी आएगा, और लीनियर अलजेब्रा में भी हमारा ये आता है। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि जब भी हमारे से पूछा जाएगा तुल्यता प्रतिबंध, तो ये तीनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। अब यहाँ से हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें कुछ और चीज़ें। फर्स्ट एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप G का केंद्र G का उपग्रुप है, जहाँ ZG इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू G, XG इक्वल टू GX फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G।
कि हमको याद रखना है हमेशा, यदि किसी ग्रुप के केंद्र की बात की जाएगी तो वो किस तरह परिभाषित होगा, ZG लिखेंगे उसको, जहाँ पे x बिलोंग्स टू G, XG इक्वल टू GX फॉर ऑल बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो यहाँ से यदि हमको समझना है केंद्र क्या होता है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ग्रुप का केंद्र वह एक सेट होता है जिसके अंदर ग्रुप के वे सभी अवयव होते हैं जो ग्रुप के बचे हुए अवयवों के साथ क्रम विनिमयता दिखाते हैं। इसको हम समझने के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं। तो केंद्र क्या हो गया, ग्रुप के वे सभी अवयव जो उसी ग्रुप के अन्य अवयवों के साथ क्रम विनिमयता दिखाते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, ग्रुप का केंद्र। और हमको इसमें कहा कि ये एक उपग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, तो वापस मैं बताता हूँ, सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, किसी ग्रुप को, किसी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, दो अवयव ले लेंगे और दिखा देंगे कि पहला अवयव इनटू दूसरे अवयव का इन्वर्स उसी ग्रुप के अंदर हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले तो यह दिखा दिया कि हमारा जो सेंटर है, केंद्र है, वो है रिक्त समुच्चय नहीं, उसमें कम से कम एक अवयव विद्यमान है। तो यहाँ से हम जानते हैं किसी भी सब ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव होता है, वो तत्समक अवयव प्रत्येक अन्य ग्रुप के साथ क्रम विनिमयता दिखाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ई है हमारा वो उस ग्रुप के अंदर उपस्थित होगा। तो यहाँ से केंद्र है वो इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है ई बिलोंग्स टू ZG। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको दिखाएंगे। तो हमने दो अवयव ले लिए, एक तो ले लिया x1 और एक ले लिया x2, दोनों ग्रुप केंद्र में, दोनों केंद्र में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x1 G इज इक्वल टू G x1। ठीक है, क्योंकि ये क्रम विनिमयता दिखा रहा है बाकी ग्रुप के अवयव के साथ। इस प्रकार और ये भी लिख सकते हैं x2G इज इक्वल टू G x2 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। हमने परिभाषा से इसको लिख दिया है। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं x2G इक्वल टू G x2 लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमने क्या किया, इस x2G इक्वल टू G x2 के अंदर दोनों साइड क्या किया, x2 इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर दिया। तो जैसे हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों जगह अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x2 इनवर्स x2 को साथ में ले लिया और ये राइट साइड में G x2 इनवर्स को साथ में ले लिया और राइट RHS में x2 इनवर्स G और x2 इनवर्स इनको साथ में लिया। तो ये कट के रह जाएंगे G x2 इनवर्स और x2 इनवर्स G। तो यहाँ से क्या हो गया कि x2 इनवर्स है वो भी हमारा ZG में होगा, क्योंकि x2 इनवर्स भी देख सकते हैं कि x2 इनवर्स भी हमारा G के साथ क्रम विनिमयता दिखा रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि x2 इनवर्स है वो भी हमारा ग्रुप G का जो हमारा केंद्र है उसका एक अवयव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने दिखा दिया कि जो हमारा x2 इनवर्स है वो भी हमारा इसके अंदर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हमने यहाँ से क्या किया, जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे, तो वहाँ से हमने क्या किया कि x1 x2 इनवर्स G इज इक्वल टू x1 x2 इनवर्स G हमने ये लिख के चलाया। हमने सिंपल सा कैसे लिखा है, हमने क्या लेके चला, x1 x2 इनवर्स G को लेके चला। हमने क्या किया, इसी के अंदर ब्रैकेट को हमने दूसरी ओर लगा दिया, क्योंकि सहचर्यता से किसी ग्रुप में हम ब्रैकेट्स को इधर उधर लगा सकते हैं। जैसे हमने इसको उधर लगाया तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में x2 इनवर्स G लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं G x2 इनवर्स। क्रम चेंज हो गया, किसका क्रम चेंज हुआ, x2 इनवर्स और G का क्रम चेंज हुआ, क्योंकि जो हमारा x2 इनवर्स है वो केंद्र के अंदर है, तो सहचर्यता का जो क्रमनिरता का पालन करेगा। तो यहाँ से इसका क्रम चेंज हो गया। जैसे क्रम चेंज हुआ यहाँ पे तो जो G है वो x1 के साथ आ गया, और इस x1 G को भी हम कैसे लिख सकते हैं, G x1, क्योंकि x1 भी हमारा केंद्र में है तो ये भी क्रमनिरता दिखाएगा। तो हमने यहाँ कैसे लिख दिया कि जो हम स्टार्टिंग में लिख रहे थे x1 x2 इनवर्स G था हमारा, वो राइट हैंड साइड में आ गया, पूरा राइट हैंड साइड में आ गया G x1 x2 इनवर्स। तो यहाँ से हमने ये कह सकते हैं कि हमारा जो अवयव है x1 x2 इनवर्स ये भी हमारा केंद्र के अंदर होगा। ठीक है, तो ऊपर मैंने दिखा दिया कि x2 इनवर्स हमारा केंद्र में, नीचे हमने दिखाया कि x1 x2 इनवर्स
x2 इनवर्स भी हमारा केंद्र के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि स्टार्टिंग में हमने लेके चले थे कि दो अवयव हैं x1 x2 केंद्र में, और हमने दिखा दिया कि पहला अवयव इनटू दूसरे अवयव का इन्वर्स वो भी केंद्र के अंदर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो हमारा केंद्र है, सेंटर है, वो भी क्या होता है, उप ग्रुप या फिर सबसेट होता है। ठीक है, तो यही जब नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है कि यदि जी एक उपग्रह समुच्चय जी जो जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं और जी का ग्रुप केंद्र कहलाता है। ये हमारा डेफिनेशन है, हमको याद होनी चाहिए। अब हमारा दूसरा इसी के साथ इंपॉर्टेंट एक और डेफिनेशन आती है जिसको हम कह सकते हैं प्रसामान्यक या फिर नॉर्मलाइजर ऑफ ए। इसको हम प्रदर्शित करते हैं एन ए से। ठीक है, तो जो केंद्र होता है वो तो किसी ग्रुप का होता है और जो नॉर्मलाइजर होता है वो किसी अवयव का होता है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है कि एन ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो यहाँ से ये भी हमारा केंद्र की जैसा ही है, लेकिन फ़र्क है इसमें एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रसामान्यक या फिर नॉर्मलाइजर किसी ग्रुप किसी अवयव के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि किसी अवयव ए का प्रसामान्यक या फिर नॉर्मलाइजर होता है ग्रुप के वे सभी अवयव जो उस अवयव के साथ क्रम विनिमयता दिखाते हैं, तो वो जो सेट बनता है वो हमारा नॉर्मलाइजर कहलाता है। तो हमको इसमें ये प्रूफ करना है कि ये भी उपग्रुप है। तो ऐसे उपग्रुप से हम जैसे पिछले में क्या था कि जो हमारा आइडेंटिटी अवयव होता है वो बाकी हर एक अवयव के साथ क्रम विनिमयता दिखाता है, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजर के साथ आइडेंटिटी भी होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजर हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। अब इसको हमको दिखाना है कि ये हमारा नॉर्मलाइजर है वो सब ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो अवयव ले लिए x1 x2, पिछले एग्जाम्पल की तरह दो ले लिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए एक्स1 इक्वल टू एक्स ए, दूसरा होगा ए एक्स2 इक्वल टू एक्स2 ए। अब यहाँ से हमने क्या किया, सेम पहले क्या करेंगे, x2 इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर दिया। हाँ, तो अप्लाई करने के बाद x2 इनवर्स से x2 इनवर्स कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x2 इनवर्स a इक्वल टू a x2 इनवर्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि x2 इनवर्स a के साथ क्रम विनिमयता दिखाता है, तो x2 इनवर्स भी हमारा नॉर्मलाइजर में हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ होगी, x2 इनवर्स हमारा नॉर्मलाइजर के अंदर उपस्थित हो चुका है। अब पुनः हमने क्या दिखाना है कि नॉर्मलाइजर है जो एक सब ग्रुप है, तो उसके अंदर दो अवयव ले लिए x1 x2। तो हम लेके चलेंगे a x1 x2 इनवर्स को लेके चला है, क्योंकि हमको लास्ट में दिखाना पड़ेगा कि x1 x2 इनवर्स भी हमारा नॉर्मलाइजर में है, तो उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में जो x2 इनवर्स लिखा हुआ है वो x2 इनवर्स है वो नॉर्मलाइजर में है, तो उसका क्रम चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a x2 इनवर्स। और x1 a के अंदर बात करते हैं तो x1 भी हमारा नॉर्मलाइजर में है, तो इसका भी क्रम चेंज हो जाएगा। तो ये क्रम चेंज होकर हो गया x1 x2 इनवर्स a। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे a x1 x2 इनवर्स, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया x1 x2 इनवर्स a। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x1 x2 इनवर्स है वो भी हमारा नॉर्मलाइजर के अंदर उपस्थित हो गया। तो हमारा जो प्रूफ है वो पिछले एग्जाम्पल की तरह हम प्रूफ कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजर और सेंटर हमको याद रखना है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है और ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये देखिए एग्जांपल में प्रूफ दैट कि h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a और b किसके अंदर हैं, रैशनल हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि सब ग्रुप है C प्लस का। सब ग्रुप के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, दो ले लेंगे x1 x2। तो x1 x2 हमारे पास आगे a1 प्लस आयोटा b, a1 प्लस आयोटा b। अब हमको इनको क्या प्रूफ करना है सब ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, पहला इन्वर्स पहला एलिमेंट इनटू दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स। लेकिन हम यहाँ पर बात ध्यान देने की, यहाँ पे जो हमारा संक्रिया है वो प्लस और माइनस है। तो यहाँ से पहला एलिमेंट प्लस दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स मतलब माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2। तो यहाँ से करेंगे तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब जो 6th एग्जाम्पल ये भी आप आसानी से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल प्रदर्शित कीजिए कि मैट्रिक्स H गुणा के लिए उपग्रुप है G का। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने G हमको दिया हुआ है, G एक ग्रुप दिया हुआ है हमको, जो मैट्रिक्स है 2x2 के, जिसके अंदर AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा मतलब है कि किसी मैट्रिक्स
का डिटरमिनेंट निकाला है वो नॉन जीरो आ रहा है। तो मतलब जी एक ऐसे मैट्रिक्स हैं उनका ग्रुप है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो हमको एच एक हमको डिफाइन किया हुआ है ए बी जीरो डी, ये इस प्रकार की मैट्रिक्स हैं जिनके अंदर ए इंटू डी के वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि एच इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, एच के लिए दो अवयव ले लेंगे जो कि एच में है और फिर दिखाएंगे कि पहला अवयव इंटू दूसरे अवयव का इन्वर्स एच के अंदर आएगा। तो हमने दो अवयव ले लिए ए और बी जो कि एच में है। तो एच के अवयव किस प्रकार है, a1 b1 जीरो डी और b हो जाएगा a2 b2 जीरो डी। तो यहाँ से हम h की ये प्रॉपर्टी है कि a1 इंटू डी वन नॉन जीरो है और a2 इंटू d2 भी नॉन जीरो, तो हमने लिख लिया यहाँ से। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, a इंटू बी इनवर्स भी h में होगा। तो हम पहले b इनवर्स निकाल लेते हैं। तो b इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ p अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ p। तो एडजॉइंट हमारा हो जाएगा, एडजॉइंट हमारा कैसे हो जाएगा, एडजॉइंट के लिए 2 क्रॉस 2 का हम क्या करते हैं कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको तो एक्सचेंज कर देंगे। तो a2 की जगह आएगा d2, d2 की जगह a2 और बाकी दूसरे जो डायगोनल है उसके अंदर माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ से b2 की जगह माइनस b2 और डिटरमिनेंट भी हो जाएगा a2 इंटू d2। तो ये हमारा ये आ गया, b2 इनवर्स आ गया हमारे पास और a आ गया। अब हम क्या करेंगे, a b इनवर्स निकालेंगे तो a और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस मैट्रिक्स हम देख सकते हैं, इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे a1 अपॉन a2 इंटू 1 अपॉन d2, ये हमारा निकाला और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास इनका डायगोनल का गुणा भी नॉन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूफ हो गया कि जो h है वो सब प्रूफ हो जाएगा g का। ठीक है, इसी प्रकार से ये एग्जांपल है जिसके अंदर h हमको दिया हुआ है a प्लस बी अंडर रूट 2, a b हमारे रैशनल्स हैं। तो इनको प्रूफ करना है कि किसका सब ग्रुप है C0 इंटू एक्स। C0 का मतलब होता है कि इसके अंदर जीरो है वो हमने हटा दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जीरो हटा दिया और संक्रियाएं गुणा की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दो ले लिए x और y, a1 प्लस बी अंडर रूट 2, a2 प्लस बी अंडर रूट 2। अब हमने क्या किया, दोनों अवयव के लिए क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉन जीरो है, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर नॉन जीरो है। अब हम क्या करेंगे, पहला अवयव x इंटू दूसरा अवयव y इनवर्स, इनको गुणा कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मतलब ये आयोटा की अंडर रूट 2 है, तो यहाँ से इसका रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल ली x वाई इनवर्स की, तो हमारे पास ये आ जाएगी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अंडर रूट 2 का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए और इसी के साथ साथ जो अंडर रूट 2 का कोफिशिएंट जो नीचे वाली जो हर है उसका वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देख लिया कि a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है कि मतलब सिंपल एग्जांपल है, इसमें इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब यहाँ से जो अब है एग्जांपल, सममित ग्रुप S3 के दो उप समुच्चय हमको दिए हुए H1 जो कि है 1 और 1 2 और K है 1 और 1 3। सिद्ध कीजिए कि HK इज नॉट इक्वल टू KH, हमको प्रूफ करना है। देखिए HK का मतलब होता है पहले हम H का अवयव लेंगे उसको K के सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरा अवयव लेंगे फिर उसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐसे सारे अवयव को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास HK और KH आ जाएगा। तो हमने इसी प्रकार से HK और KH निकाल लिए हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखे हुए, पहले 1 को किया 1 से, फिर 1 को किया 1 3 से। ठीक है, फिर 1 2 हो गया 1 से, फिर 1 2 हो गया 1 3 से, फिर 1 को। ठीक है, तो ये गुणांक साइकिल्स का गुणों के हम पास आ गए 1 1 3 1 2 और 1 3 2। इस प्रकार KH निकाल लिया, KH में क्या हो जाएगा, 1 को करा 1 से, फिर 1 को किया 1 2 से, फिर 1 3 को किया 1 से और 1 3 को किया 1 2 से। तो हमारे पास एक नीचे आ गए 1 1 2 1 3 और 1 2 3। तो हमारे पास HK भी आ चुका है और KH भी आ चुका है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप जो कॉम्प्लेक्स हैं H और K, इनके अंदर गुणा के बाद दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि HK इज नॉट इक्वल टू KH। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं 10। H1 ग्रुप G का उपग्रुप है, तो हमको T ये डिफाइन है x बिलोंग्स टू G, H x इज इक्वल टू H x h इक्वल टू H x। तो सिद्ध कि T1 G का उपग्रुप है। ठीक है, हमको ये उपग्रुप प्रूफ करना है। उपग्रुप के लिए क्या करते हैं, हम दो अवयव ले लेंगे। तो यहाँ से ले लिया x और y t के अंदर, x और y t के अंदर, तो मतलब x h इक्वल टू एच एक्स और y h इक्वल टू एच वाई, डेफिनेशन से लिख दिया। अब हम देखिए यहाँ से क्या लेके चलते हैं, y h इज इक्वल टू एच वाई हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें y इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। y इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई किया तो नॉर्मलाइजर और सेंटर में जो थ्योरी थी वहाँ से उसी प्रकार सेम उसी प्रकार से चल के हमारे पास आ गया y इन्वर्स t के अंदर आ गया। और इस प्रकार से हमको
ठीक है, उसी पर से आगे अब यहाँ से हमको प्रूफ करना है कि हमारे पास टी को हमको प्रूफ करना है सब ग्रुप। तो टी क्या वैल्यू थी एक्स और वाई, तो हमको ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई इनवर्स है, उसकी वैल्यू हमारे टी के अंदर होनी चाहिए। तो उसको लेके चलने के लिए हमको एक्स वाई इनवर्स ले लिया, एक्स वाई इनवर्स एच को लिया, तो ये हो गया एक्स वाई इनवर्स एच, ब्रैकेट चेंज होकर हो गया एक्स एच वाई इनवर्स, क्योंकि हमारा वाई इनवर्स है वो टी के अंदर है। और यहाँ से फिर इसको लिख दिया एक्स एच वाई इनवर्स, और ये हो गया एच एक्स वाई इनवर्स। तो यहाँ से आ गया ये एच एक्स वाई इनवर्स। तो यहाँ से हमने कह दिया कि एक्स और वाई हम टी के अंदर लेके चले थे, और लास्ट में हमारे पास आ गया एक्स वाई इनवर्स टी के अंदर। तो यहाँ से टी इसका एक उपग्रुप हो गया। तो हमने इस लेक्चर्स में जो पिछले और आज के लेक्चर में मिला के हमने जो सब ग्रुप वाली थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोशेंट ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप ही हम देखेंगे। तो इसमें हमने एग्जांपल भी देख लिया और थ्योरी भी देख लिया। ठीक है, तो अब इससे एग्जांपल सॉल्व करना, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे।